नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट का किंग पर। दोस्तों, साल 2026 का पहला आईपीओ शेयर बाजार में दस्तक देने जा रहा है और यह आईपीओ किसी प्राइवेट कंपनी का नहीं बल्कि भारत सरकार की पीएसयू कंपनी का है। हम बात कर रहे हैं कोल इंडिया की सब्सिडरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसके आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। आज की इस वीडियो में हम भारत कोकिंग कोल आईपीओ की पूरी जानकारी ए टू जेड बहुत ही आसान हिंदी भाषा में समझेंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम जानेंगे कंपनी क्या काम करती है, आईपीओ की पूरी डिटेल, जीएमपी कितना है, रिस्क क्या है और क्या इस आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड आखिर है कौन। दोस्तों, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है। देश में निकलने वाले कुल कोयले का करीब 80% से ज़्यादा हिस्सा कोल इंडिया और उसकी सब्सिडरी कंपनियां निकालती हैं। कोल इंडिया की कुल 7 सब्सिडरी कंपनियां हैं और उन्हीं में से एक है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, जिसे बीसीसीएल के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों, बीसीसीएल की स्थापना 1972 में हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से कोकिंग कोल का उत्पादन करती है। कोकिंग कोल वह खास कोयला होता है जिसका इस्तेमाल स्टील बनाने में किया जाता है। बीसीसीएल का मुख्य ऑपरेशन झारखंड के झरिया कोल फील्ड में है, जो भारत का सबसे बड़ा कोकिंग कोल क्षेत्र माना जाता है। दोस्तों, हर कोयला एक जैसा नहीं होता। कोकिंग कोल एक खास तरह का कोयला होता है जिसे स्टील बनाने में इस्तेमाल होता है। इससे कोक बनता है। कोक ब्लास्ट फर्नेस में डालकर स्टील बनाई जाती है। बिना कोकिंग कोल के देश में स्टील इंडस्ट्री चल ही नहीं सकती। यही वजह है कि भारत कोकिंग कोल लिमिटेड को एक स्ट्रैटेजिक कंपनी माना जाता है। अब आते हैं इसके मुख्य मुद्दे पर, भारत कोकिंग कोल आईपीओ। दोस्तों, यह आईपीओ पूरी तरह से ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। इसमें कोल इंडिया, जो कि बीसीसीएल की पेरेंट कंपनी है, अपने शेयर बेच रही है। कंपनी को कोई नया पैसा नहीं मिलेगा। सारा पैसा कोल इंडिया, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, के पास जाने वाला है। दोस्तों, इस आईपीओ का कुल साइज है 1071 करोड़ रुपए। आईपीओ के ऊपरी प्राइस बैंड के आधार पर कंपनी की वैल्यूएशन 10,700 करोड़ से भी ज़्यादा बैठती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आईपीओ से जरूरी जुड़ी हुई तारीखों की। आईपीओ की ओपनिंग डेट 9 जनवरी 2026 को है और इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट 13 जनवरी 2026 को है और शेयर अलॉटमेंट की तारीख 14 जनवरी 2026 को है, जिस भी इन्वेस्टर्स को यह आईपीओ अलॉट होता है। और फिर उसकी लिस्टिंग गेन की तारीख 16 जनवरी 2026 को है। दोस्तों, यह 2026 का पहला आईपीओ है, इसलिए आईपीओ इन्वेस्टर्स की नज़र इस पर खास तौर पर है। दोस्तों, आईपीओ का प्राइस बैंड तय किया गया है 21 रुपये से 23 रुपये प्रति शेयर और लोट साइज है एक लोट के लिए 600 शेयर। रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम लगभग 13,800 रुपये एक लोट के लिए पे करना होगा। आईपीओ रिजर्वेशन स्ट्रक्चर आरएचपी के मुताबिक आईपीओ के शेयर इस तरह से रिजर्व है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50%, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए 15%। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके शेयर होल्डर कोटा के बारे में, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। कोल इंडिया के
एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए जिन्होंने कोल इंडिया के शेयर्स खरीदे हुए हैं 10% का अलग शेयर होल्डर कोटा दिया गया है। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के पास 1 जनवरी 2026 या उससे पहले कोल इंडिया जो कि बीसीसीएल की पेरेंट कंपनी है उसके शेयर हैं वे इस कोटा में आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि उन्हें आईपीओ अलॉटमेंट में बाकी रिटेल इन्वेस्टर्स से कम कंपटीशन मिलेगा और हो सकता है उन्हें ज़्यादा आसानी से आईपीओ अलॉट हो जाए। दोस्तों अब बात करते हैं इस आईपीओ की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली चीज़ की, जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों करंट जीएमपी की बात करें तो जीएमपी करीब 12 रुपये से 13 रुपये प्रति शेयर चल रहा है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 54 से 57% तक लिस्टिंग गेन बीसीसीएल को मिल सकती है अगर अभी के हिसाब देखा जाए तो। दोस्तों शुरुआत में तो प्राइस बैंड तय होने के बाद जीएमपी 70% तक चला गया था, ऐसा सुनने में आ रहा है। अभी थोड़ा ठंडा हुआ है लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। दोस्तों याद रखें जीएमपी सिर्फ एक संकेत होता है, कोई गारंटी नहीं कि इसी प्राइस पर आपको आपको जो ये आईपीओ है अलॉट हो जाएगा। दोस्तों अब हम भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की फाइनेंशियल कंडीशन यानी कंपनी के पैसों की स्थिति को समझेंगे। यह जानकारी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि आईपीओ में निवेश करना कितना सुरक्षित या फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों बात करते हैं बीसीसीएल के एसेट्स की। 31 मार्च 2023 को 13,312 करोड़ रुपए, जो कि बढ़कर 31 मार्च 2024 को हुई 14,727 करोड़ रुपए और 31 मार्च 2025 को 17,283 करोड़ रुपए और अब 2025 में 30 सितंबर 2025 को 18,700 करोड़ रुपए हो गई थी। मतलब कंपनी का संपत्ति आधार लगातार बढ़ रहा है, जो कि फाइनेंशियल हेल्थ के लिए अच्छा संकेत है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी की कुल अर्निंग्स की। 2023 में 13,018 करोड़ रुपए, 2024 में हुई 14,652 करोड़ रुपए और मार्च 2025 में बढ़कर 14,401 करोड़ रुपए तक हो गई और मार्च और सितंबर 2025 में 6,311 करोड़ रुपए हुई। दोस्तों यह 6,311 करोड़ रुपए सिर्फ 6 महीने का डाटा है, पूरे साल का डाटा नहीं है। 6 महीने के हिसाब से अगर हम सालाना करें तो लगभग पिछले साल के बराबर है। कुल मिलाकर रिवेन्यू स्टेबल है, जो कि एक मैच्योर पीएसयू कंपनी के लिए एक्सपेक्टेड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट 2023 में 665 करोड़ रुपए, 2024 में 1564 करोड़ रुपए हुआ, 2025 मार्च में बढ़कर 1240 करोड़ रुपए हो गया और सितंबर 2025 में 124 करोड़ रुपए और यह 6 महीने का आंकड़ा है 124 करोड़ रुपए। दोस्तों ध्यान दें पैट पिछले साल की तुलना में थोड़ी गिरावट दिखा रहा है, लेकिन ओवरऑल कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है, मतलब कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। अब देखते हैं EBITDA को। 2023 में 891 करोड़ रुपए, 2024 में 2,494 करोड़ रुपए हुआ और 2025 मार्च में 2,356 करोड़ रुपए हो गया और 2025 सितंबर में 460 करोड़ रुपए, जो कि 6 महीने का डाटा है। EBITDA अच्छे स्तर पर है, मतलब कोर बिजनेस ऑपरेशंस प्रॉफिटेबल है। अब बात करते हैं नेटवर्थ की, यानी कंपनी के पास शेयर होल्डर्स का पैसा प्लस रिटेन्ड अर्निंग। 2023 में 3,791 करोड़ रुपए, 2024 में 5,355 करोड़ रुपए, मार्च 2025 में 6,551 करोड़ रुपए और 2025 सितंबर में 5,831 करोड़ रुपए। तो कुल मिलाकर दोस्तों
नेटवर्थ मजबूत है और कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल दिखती है। रिजर्व और सरप्लस 2023 में 853 करोड़ रुपए माइनस में पहले नुकसान हुआ था। 2024 में 665 करोड़ रुपए, मार्च 2025 में 1806 करोड़ रुपए हुआ और सितंबर 2025 में 1007 करोड़ रुपए। यानी पहले के लॉसेस अब रिकवर हो गए हैं और कंपनी ने अपनी सेविंग्स बढ़ा ली है। टोटल बोरोइंग कुल कर्ज 30 सितंबर 2025 को 1559 करोड़ रुपए। ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग है क्योंकि लॉन्ग टर्म डेब्ट लगभग जीरो है, मतलब कंपनी पर कोई बड़ा लोन या दबाव नहीं है और यह फाइनेंशियल हेल्थ के लिए पॉजिटिव है। तो इसका सार क्या है दोस्तों? कंपनी की एसेट्स लगातार बढ़ रही है, रेवेन्यू और प्रॉफिट स्टेबल है और बिजनेस से पैसा आता है। ईबीआई टीडीए स्ट्रॉन्ग है, नेटवर्थ मजबूत है, शेयर होल्डर्स का पैसा सुरक्षित है, लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं है, फाइनेंशियली डेब्ट फ्री है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग नॉर्मल है जो ऑपरेशंस के लिए किया गया है। कुल मिलाकर बीसीसीएल फाइनेंशियली हेल्थी और आईपीओ में निवेश के लिए सुरक्षित दिखती है। दोस्तों, यह आईपीओ ऐसे समय में आ रहा है जब 2025 में आईपीओ मार्केट ने रिकॉर्ड बनाया। करीब 1.76 लाख करोड़ रुपए जुटाए गए। डोमेस्टिक लिक्विडिटी स्ट्रॉन्ग है, इन्वेस्टर सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इसी वजह से पीएसयू आईपीओ पर भी भरोसा बढ़ा है। अगर आप लॉन्ग टर्म पीएसयू इन्वेस्टर्स हैं, स्टील एंड ग्रोथ, इंफ्रा ग्रोथ पर भरोसा रखते हैं, मॉडरेट रिस्क लेने को तैयार हैं, तो यह आईपीओ आपके पोर्टफोलियो के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो अलॉटमेंट, मार्केट मूड और जीएमपी पर नजर रखना जरूरी है। तो फाइनल वर्डिक्ट है दोस्तों, 2026 का पहला आईपीओ है, स्ट्रॉन्ग पीएसयू बैकग्राउंड, ग्रे मार्केट में स्ट्रॉन्ग बज है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क भी मौजूद है। निवेश से पहले आरएचपी पढ़ना और अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी देखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें और स्टॉक मार्केट का किंग चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं या नहीं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।